गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका रवि सर। आज मैं आपके लिए आगे वीडियो प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। आप लोग जो लोग नए नए हों, आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल जो है इसको आप सर्च कीजिए। तो वहाँ पे आपको हमारी पिक्चर्स मिलेगी और जिसमें आप लोग क्या कीजिए कि जा करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उस पर ऑल कर लीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। आज हम आप लोग को देखिए क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसको हम आपको पढ़ा रहे हैं। उस बायोलॉजी में जीवन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लाइफ का जो पार्ट 4 है उसको मैं देने जा रहा हूँ। पाचन तंत्र के अंतर्गत चैप्टर चल रहा है और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो 83-180-419-10 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, कल के लेक्चर में हमने जो किया था, आपको वहां पे हमने गृहिणी तक क्या किया था बता दिया था। गृहिणी के आगे का आज हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं। तो गृहिणी के आगे का जो टॉपिक है वो है आपका आमाशय। आमाशय या स्टुमक। आमाशय या स्टुमक की अगर हम बात करें तो कल जब मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, तो जैसे ये आपकी ये स्ट्रक्चर आई थी, ये गृहिणी थी। तो गृहिणी के नीचे ही ऐसे जो आपको ये बाल लाइक एक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, आप डायग्राम बनाए होंगे तो उसमें आपको ये चीज मिलेगा। यही जो बाल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को आमाशय कहते हैं, स्टुमक। तो अगर आप इसको परिभाषित करना चाहोगे तो आप बड़े आराम से इसको परिभाषित कर सकते हो कि ग्रास नली के नीचे स्थित एक थैलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रास नली के नीचे स्थित एक थैलीनुमा संरचना को हम लोग क्या कहा करते हैं, आमाशय कहा करते हैं। और जो ये आपका आमाशय हुआ करता है, अगर हम इसकी बात करें तो आमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे तक रुकता है, यहाँ पे ठहरेगा भोजन। और उसके बाद इस आमाशय की कोशिकाओं से, आमाशय में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और उन आमाशय की कोशिकाओं से क्या होता है, जठर रस निकलता है। और जठर रस में भी आपको हम बताएंगे कई प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, जठर लाइपेज होता है, माइलेज होता है, ये सब आपके पाचक रस होते हैं। और ये सभी पाचक रस क्या किया करते हैं, उस भोजन को पाचन की क्रिया में या उसको पाचन करने में सहायक हुआ करते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि मनुष्य का जो आमाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है कॉर्डिक भाग, एक होता है फॉन्डिक भाग और एक होता है पाइलोरिक भाग। अब जैसे ये भाग है जो ये आमाशय का है, इस भाग को, आमाशय को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक भाग। और जो ये बीच का भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉन्डिक। और इस वाले भाग को हम लोग कहा करते हैं पाइलोरिक। तो इस तरीके से आमाशय के कितने पार्ट हुआ करते हैं, 3। इस पार्ट को पाइलोरिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है और यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, इसीलिए इस तरीके से। और ये बीच का जो पार्ट होता है ये आपका फॉन्डिक होता है। जो कुछ आपके पालतू जानवर होते हैं, जो चौपाए जानवर होते हैं, उनमें क्या हुआ करता है, आमाशय के 4 भाग होते हैं। लेकिन मनुष्य के आमाशय के कितने क्षेत्र होते हैं, 3। एक होता है कॉर्डियक और एक होता है फॉन्डिक और एक कौन सा होता है, पाइलोरिक। 3 रीजन आपके क्या हुआ करते हैं, आमाशय के हुआ करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अभी इसको हम लिखेंगे भी। मनुष्य की ग्रास नली या आहार नाल में ग्रास नली के नीचे स्थित एक थैलेनुमा संरचना जो होती है उसे आमाशय कहते हैं। मनुष्य के आमाशय के कॉर्डियक, फॉन्डिक और पाइलोरिक भाग हुआ करते हैं। आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं, आमाशय की आंतरिक सतह पर जठर या जो होती हैं जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का क्या होता है, स्रावन होता है। और आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है और जिसके दौरान जब पाचन की क्रिया हो जाती है तो भोजन एकदम लुगदी जैसे एकदम लसलसा हो जाता है, तरल, और उसको हम लोग काइम कहा करते हैं। और जैसे ये काइम बनेगा, जान लीजिएगा, ये भोजन खिसक करके क्या होता है, यहाँ से पाइलोरिक वाल्व खुलता है और थोड़ा आगे बढ़ाता है। इसीलिए आपको बता रहे हैं पहले आमाशय के बारे में। और ये कौन से एंजाइम होते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, ये सब चीजें आपको जब हम रासायनिक पाचन पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। अभी हम आपको इतना ही बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखवा रहा हूं, आहार नाल में ग्रास नली के नीचे
ग्रास नली के नीचे स्थित एक थैलेनुमा संरचना को आमाशय कहते हैं। ये इसको मैंने पहले समझाया था। आहार नाल में ग्रास नली के नीचे स्थित है एक थैलेनुमा संरचना को हम लोग क्या कहा करते हैं? आमाशय कहते हैं। ये जान लीजिएगा। और फिर आगे मनुष्य के आमाशय में या आमाशय के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं जिन्हें कौन कौन से नाम से जाना जाता है? आपको मैंने लिखा है कॉर्डियक, फॉन्डिक एवं पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग कहते हैं। मनुष्य का जो आमाशय होता है मैंने कहा इसके 3 रीजन होते हैं। पहला जो होता है उसे कॉर्डियक, दूसरा फॉन्डिक और तीसरा पाइलोरिक। इसको आप लोग थोड़ा सा इन्वर्टेड कामा में लिख लेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, या ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। 3 जोन होते हैं। अब फिर आगे भी मैंने बताया था कि मनुष्य के आमाशय की जो कोशिकाएं होती हैं उनसे जठर रस स्रावित होता है और जो पाचन की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। और उसके बारे में एक चीज बताया था कि मनुष्य की जो आमाशय हुआ करती है यहाँ पे भोजन क्या होता है? 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। तो इस चीज को भी यहां लिखेंगे। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। जो आमाशय होता है इसमें जो भोजन होता है वो आपका 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। और फिर आगे आपको मिलेगा ही आमाशय की कोशिकाओं या आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे ब्लैक पेन से जठर रस का, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आमाशय में या आमाशय की या आमाशय में कर दो, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस का स्रावन होता है। यह पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। यह पाचन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो इतनी चीजें हमने आज आपको किसके बारे में बता दिया? आमाशय के बारे में। आमाशय आप लोग इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे इसको हेडिंग बना करके स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। और अब हम आमाशय के नीचे यहां पे जो ये स्ट्रक्चर है ये आप देख रहे हो, ये आप लोग चल रहे हैं, हम इसको अब यहीं पे एक वाल्व पाया जाता है, उसको हम लोग पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। और जैसे ये वाल्व खुलता है तो भोजन खिसक के नीचे जाता है और यहीं से शुरू हो जाता है कौन सा पार्ट आपका? ये ग्रहणी है। और ग्रहणी के नीचे क्या है? मध्यांत्र। फिर मध्यांत्र के नीचे क्या है? शेषांत्र है। तो इस तरीके से अगर हम आपको बता दें तो जो आंत होती है यहां से एक तरीके से छोटी आंत आपकी शुरू हो गई, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो हम अब आपको पहले ग्रहणी बता देते हैं और फिर उसके बाद आगे आपको बताएंगे।
आमाशय के बाद ये ध्यान दीजिएगा छोटी आंत, यह आहार नाल की सबसे लंबी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लगभग 6 मीटर तक है, सबसे लंबी कुंडलित संरचना होती है। छोटी आंत जो हुआ करती है ये आहार नाल की सबसे लंबी लगभग 6 मीटर, अगर आपसे कोई पूछे और इसका जो व्यास होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो ये आहार नाल की क्या हुआ करती है सबसे लंबी, और ये कैसे कुंडलित संरचना होती है, ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा। और फिर आगे छोटी आंत के या छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, अब इसको समझ लीजिए, जैसे मैंने बताया ये जो आंत होती है इस तरीके से ये कॉइल्ड हुआ करती है ज्यादा करके, इलियम वाला पार्ट इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ करता है इलियम वाले पार्ट के इस तरफ वाले में क्या हुआ करता है, बहुत ऐसे छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे रोओं को हम लोग क्या कहते हैं, रसांकुर। क्या कहते हैं, रसांकुर। इंग्लिश में इसी को हम लोग विलाई कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं इसको, विलाई। और यहां तक तो आपको पता है विलाई, और कुछ लोग तो इसको आतांकुर भी कहते हैं, आतांकुर, ये आप जान लीजिए। तो आंत की आंतरिक सतह पर, कौन सी आंत, छोटी आंत, आंतरिक सतह पर अत्यंत सूक्ष्म अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं, अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं, जिन्हें, अब आप बताइए, ये पूछा जाता है, ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट्स ऑफ इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। तो हम जिन्हें क्या कहा करते हैं, रसांकुर, ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा भी, रसांकुर कहते हैं, ये बात हो गई। अब इसके बाद आप थोड़ा चले तो छोटी आंत के या क्षुद्रांत, छोटी आंत के निम्न 3 भाग होते हैं। ये 3 पूरे गीत इसमें मैंने बता ही दिया, लेकिन 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला होता है ग्रहणी, डियोडिनम, दूसरा होता है इसका मध्यांत्र, और तीसरा होता है शेषांत्र, इलियम। ऐसे लिख दीजिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ग्रहणी, मध्यांत्र, और ये क्या हो गया आपका शेषांत्र। तो 3 पार्ट हुआ करते हैं आपकी छोटी आंत के, एक ग्रहणी होता है, और एक मध्यांत्र होता है, और एक क्या होता है, शेषांत्र। बहुत मजा आने वाला है, आप लोग बढ़िया तरीके से देखिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ग्रहणी की। ग्रहणी की बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही ये आपकी ग्रासनली होती है, फिर ये आमाशय होता है, आमाशय के नीचे जैसे ये घुमावदार पार्ट होता है, इसी घुमावदार पार्ट को ही ग्रहणी कहते हैं। तो आगे आप यहाँ कह सकते हो कि यह आमाशय के बाद स्थित, कहाँ पे है ये, आमाशय के बाद, ये आमाशय के बाद स्थित सी आकार की संरचना होती है, ये जान लीजिएगा। और ये सी आकार की संरचना होती है, और एक तरीके से बता दें, यही ग्रहणी पे ही क्या होता है, इधर आपका लीवर लगा होता है यकृत, और इधर आपका क्या लगा होता है, अग्न्याशय। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि पाचन की क्रिया अधिकांशता कहाँ ज्यादा होती है, तो वो ग्रहणी में होती है। छोटी आंत में तो होती है, लेकिन छोटी आंत के किस पार्ट में होता है, तो वो ग्रहणी में होता है, क्योंकि इधर से आमाशय से जब इधर आता है तो इधर से यकृत से पित्त रस आता है, और अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आएंगे। ये सब रासायनिक पाचन में आप लोग पढ़ोगे, इधर से अग्न्याशयी रस आएंगे, इधर से पित्त रस आएगा, और यहीं पे सबसे ज्यादा तरीके से डाइजेशन की क्रिया होती है। तो ग्रहणी की बात कहोगे तो यह आमाशय के बाद स्थित सी आकार की संरचना होती है,
जहां पर पाचन की क्रिया अधिकांशता होती है, इसी स्थान पर क्या होता है, यकृत से कौन सा रस आता है, पित्तरस, और अग्न्याशय से कौन से रस आते हैं, अग्न्याशयी रस स्रावित होते हैं। तो अब यहां पे बताइएगा, यह पहली चीज छोटी आंत का प्रारंभिक सी आकार का या सी आकार की रचना होती है। ये इनिशियल पार्ट है, ये छोटी आंत जो होती है उसका ये शुरुआती पार्ट है, और ये कैसा होता है, सी आकार का, देखिए ना ऐसे घुमा हुआ है, सी आकार की रचना होती है, जहां पर इसी स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यकृत से स्रावित कौन सा रस आता है बताओ, यकृत से स्रावित पित्तरस। अभी इसकी बात करेंगे आगे। यकृत से स्रावित कौन सा रस, पित्तरस एवं अग्न्याशय, ये सब पाचक ग्रंथियां हैं, सब इनकी डिटेल आगे मिलेगी। अग्न्याशय से स्रावित, अग्न्याशय से स्रावित कौन से रस बताइए, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस पहुंचते हैं, यहीं पे आएंगे वो सब, और पाचन की क्रिया में, पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। ये हो गई आपकी कौन सी पार्ट, ग्रहणी। या छोटी आंत का प्रारंभिक सी आकार की संरचना होती है, जहां पर यकृत से स्रावित पित्तरस एवं अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस पहुंचते हैं, और पाचन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की हम बात करें तो यहीं पे हेडिंग लगेगी मध्यांत्र। मध्यांत्र और शेषांत की बात अब करें। मध्यांत्र की बात तो पूरा छोटी आंत हम आपको बता रहे हैं। आपको मैं पहले भी समझा रखा हूं कि अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़े रहेंगे, जान लीजिएगा, तो आने वाले समय में आपको बहुत मजा आने वाला है। 11वीं की पूरी बायोलॉजी में आपको मिलेगा। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो वहां पे आपको जो बायोलॉजी का चैप्टर होता है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है, और मैं आपको पूरा वही चीज दे रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। बस केवल आपसे यही इतना है कि आप लोग इसको देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए। हाई स्कूल वाले बच्चों से ये जान लीजिए रिक्वेस्ट है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, तब आपको अच्छा लगेगा, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ करता है, मध्यांत्र की बात करें तो ग्रहणी के बाद जो छोटा भाग पाया जाता है उसी को मध्यांत्र कहते हैं। मध्यांत्र का मतलब होता है आंत का मध्य भाग। तो यह छोटी आंत का या छोटी आंत के मध्य का भाग होता है। बस इसके बारे में ज्यादा आप डिटेल नहीं ले जाइए, बहुत लंबा आपको दे रहा हूं, जान दीजिएगा। और तीसरी हम बात करेंगे शेषांत। अब अगर आपको कल वो डायग्राम याद हुआ होगा भैया, अगर आपने देखा होगा तो जब मैंने आपको पूरा डायग्राम बनाया था तो आपने एक चीज वहां पे इस बना करके देखा रहा होगा कि इस तरीके से जैसे ये आपकी छोटी आंतों की निकल के जाती है तो ये ऐसे 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 घूम जाया किया करती है, और ये घूम करके यहां से, तो ये जो आपको पूरा ये घुमा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही कुंडली, एक तरीके से कह सकते हो ये बड़ा भाग होता है। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है और सबसे लंबा और कुंडलित भाग होता है, और यहां से क्या होते हैं, इसकी सतह से आंतरिक रस निकलते हैं, और यहां पे भी क्या होता है, भोजन का पाचन और अवशोषण और यही सब कुछ होता है, ये जान लीजिएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हो यह छोटी आंत का सबसे अंतिम लंबा एवं कुंडलित क्वाइल्ड
जो मैंने बताया था जानवर अगर मरे रहते हैं जैसे कुत्ते या बिल्ली एक्सीडेंट वगैरह देखे तो एकदम महीन सी निकली हुई रहती है रस्सी नुमा, वो आपकी आंत ही है, जान लीजिएगा। छोटी आंत का ये कौन सा पार्ट है? शेषांत्र। तो यह छोटी आंत का सबसे अंतिम लंबा एवं कुंडलित भाग होता है। बस इतनी चीज आपको मैंने किसके बारे में बता दिया? छोटी आंत के बारे में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि आहार नाल के सबसे लंबी लगभग 6 मीटर कुंडली संरचना होती है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर अत्यंत सूक्ष्म अंगुली सदृश उभार पाए जाते हैं जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं भैया, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। और ग्रहणी क्या है? या छोटी आंत का प्रारंभिक सी आकार की संरचना होती है जहां पर यकृत से स्रावित पित्तरस एवं अग्न्याशय से स्रावित अग्न्याशयी रस पहुंचते हैं और पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। ये सब अग्न्याशयी रस क्या है, इन सब चीजों को आगे पढ़ेंगे अभी हम। और फिर मध्यांत्र या छोटी आंत का मध्य का भाग होता है और शेषांत्र या छोटी आंत का सबसे अंतिम लंबा एवं कुंडलित भाग होता है। तो इतनी चीजों को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेल किसके बारे में मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब हम बात करेंगे आपको किसके, बड़ी आंत की बात करेंगे। आज आपको पूरा हम स्ट्रक्चर जान लीजिए जो पूरा आप बनाए हुए हो, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम आज आपको क्या करेंगे, समझा देंगे, तब आपको कुछ मजा आएगा। और इसको मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे कॉपी में और बना रहे होंगे। नहीं तो जान लीजिए ये सब बताना और ये सब कुछ करना व्यर्थ जा रहा है, जान लीजिए, समझिए इसको और बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट्स बनाइए सभी लोग। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आगे जो बताने जा रहे हैं वो आपकी है बड़ी आंत। बड़ी आंत भाई, अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर देखा था। ये आप कॉपी में बनाए हो, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसी चीज है कि बिना डायग्राम के कुछ समझ में आता नहीं है। इसको मैं रफली बना रहा हूं, आप लोग बनाए हो कॉपी में। इस तरीके से केवल हम बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, इसलिए बड़ी आंत की जरूरत है। यही है इसका, ये जो पूरा बड़ी आंत होती है उसी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये अगर आप बनाए होंगे कॉपी में तो, और यहाँ सब वहां पे। तो बड़ी आंत का ये जो जंक्शन वाला पार्ट होता है, इसको मैंने बताया था कहते थे सीकम। और इसको क्वाइल्ड जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कोलन। और इसको मैंने बताया था, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो ये है यही है रेक्टम या इसी को मलाशय कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंटेड नुमा पार्ट है, ये बड़ी आंत का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग एनस या गुदा कहते हैं। इतनी चीज ध्यान दीजिए। तो मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है, यहाँ लगभग 2 से 2.5 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और इसका जो व्यास होता है 2.5 मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर होता है। बड़ी आंत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है वो छोटी आंत से ज्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। जबकि जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज्यादा होती है लेकिन मोटाई कम होती है। तो यहां पे आप बता सकते हो बड़ी आंत लगभग 2 से 3 मीटर लंबी होती है। और बड़ी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। अब तो ये बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सीकम, ये कौन सा है? कोलन, और ये कौन सा है? रेक्टम या मलाशय। तो बड़ी आंत का वह भाग जहां से छोटी आंत जुड़ी होती है उसी को सीकम कहते हैं। ये मैंने बताया था उसको।
यही ये पार्ट सीकम है। और इसी सीकम वाले पार्ट में ही मैंने एक चीज बताया था आपको, क्या कि सीकम वाले पार्ट के नीचे ही क्या होती है, एक मनुष्य में अवशेषी अंग पाया जाता है। और उस अवशेषी अंग को आप लोग याद रखिएगा, उस अवशेषी अंग का नाम क्या है भैया, कृमि रूप परिशेषिका। ये आप जान लीजिएगा, कृमि रूप परिशेषिका, ये आपकी बड़ी आंत का यही पार्ट है। और एक अवशेषी अंग है जो शाकाहारी जानवरों में विकसित है, ये बात ध्यान दीजिए, लेकिन मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं है। 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे किसकी, सीकम की। चलिए, सीकम को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। बड़ी आंत का वह भाग जहां से छोटी आंत जुड़ी रहती है उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, सीकम। बड़ी आंत का वह भाग जहां से या जिस स्थान से छोटी आंत जुड़ी रहती है। बड़ी आंत का वह भाग जिस स्थान से छोटी आंत जुड़ी रहती है सीकम कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा। और फिर आगे, सीकम के नीचे ही क्या आप कह सकते हो, बड़ी आंत में कृमि रूप परिशेषिका, वर्मीफॉर्म, ये अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका अवशेषी अंग पाया जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर ये वायरस या जीवाणु से संक्रमित हो जाता है तो मनुष्य में एक रोग होता है जिसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, अपेंडिक्स, और जिसको हम ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा द्वारा क्या करते हैं, यहां से काट करके इसको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो ये कृमि रूप परिशेषिका की बात मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम दूसरा पार्ट की बात करेंगे, कोलन। ये बड़ी आंत का जो क्या हुआ करता है, गोलाकार, और ये ध्यान दीजिएगा इसमें छोटे छोटे ऐसे क्या हुआ करते हैं, उभार। गोलाकार ये क्या होता है, तैये से बेलनाकार उभार युक्त भाग हुआ करता है। और इस भाग में अधिकांशतः एक चीज आपको बता दें, बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है बस। पाचन की क्रिया तो छोटी आंत से ही समाप्त हो जाती है। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिएगा सब लोग। तो ये बड़ी आंत का क्या होता है, बेलनाकार कुंडलित उभार युक्त क्या हुआ करता है, भाग होता है। और इसी भाग में ही क्या हुआ करता है, जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम होता है एस्केरिचिया कोलाई। ये एक सहजीवी जीवाणु है, जान लीजिएगा। तो इसको हम आपको बताते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। कोलन या बेलनाकार उभार युक्त रचना से बना भाग होता है, बस। फिर आगे यहीं पे लिख दीजिएगा ये बात भी, बड़ी आंत में एस्केरिचिया, ये ध्यान दीजिएगा, एस्केरिचिया कोलाई। बड़ी आंत में एस्केरिचिया कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु उपस्थित होता है। अब ये बच्चे ये सोचते होंगे कि सहजीवी क्या है। सहजीवी का मतलब होता है कि जब जो जीवधारी, दो जीवधारी अपना जीवन यापन साथ साथ
और दोनों जुधारियों को एक दूसरे से लाभ हो, हानि न हो। दो जुधारियों का ऐसा जीवन यापन कि दो जुधारी साथ साथ रहें किंतु उन्हें एक दूसरे से हानि ना हो, लाभ ही हो, ऐसे जीवन को हम लोग सहजीविता कहते हैं। अब इसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को क्या मिल रहा है, यहाँ से व्यर्थ सड़े गले पदार्थ मिल रहे हैं। और उसके बाद मनुष्य को क्या लाभ हो रहा है कि मनुष्य को लाभ इसलिए हो रहा है कि आंत में जो सड़ा गला पदार्थ है उसको बैक्टीरिया खा लेता है, जो हानिकारक पदार्थ बचे रह जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को लाभ होता है। और फिर हम कोलन के बाद जो तीसरा पार्ट होता है बड़ी आंत का, उसको हम लोग कहते हैं मलाशय या रेक्टम। ये तीसरा पार्ट है। अब बड़ी आंत का तीसरा पार्ट यहां पे देखिए यही है। ये क्या हुआ करता है कि अत्यंत लचीली मांसपेशियों से बना हुआ ये भाग हुआ करता है, और यहाँ पे क्या हुआ करता है, जो व्यर्थ पदार्थ जिसको फीकस मल कहा किया करते हैं, वो आकर के यहीं पे एकत्र रहता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यह अत्यंत संकुचनशील पेशियों से बना भाग होता है, जहां पर व्यर्थ या व्यर्थ ना लिखे तो अपशिष्ट लिख दीजिएगा, अपशिष्ट पदार्थ एकत्र रहता है। जहां पर अपशिष्ट पदार्थ क्या रहता है, एकत्र रहता है। तो भैया जी हमने इतना आपको किसके बारे में बता दिया, बड़ी आंत की। बड़ी आंत लगभग 2 से 3 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सीकम, बड़ी आंत का वह भाग जिस स्थान से छोटी आंत जुड़ी रहती है उसे सीकम कहते हैं। बड़ी आंत में कृमिरूप परिशेषिका या बड़ी आंत से में ही कृमिरूप परिशेषिका और सेसियन पाई जाता है या पाई जाती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई जाती है। और फिर कोलन यहाँ बेलनाकार और मुभार युक्त रचना से बना हुआ भाग होता है। बड़ी आंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनता था, एस्किराइटिया कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है। और फिर मलाशय बता दिया, यह अत्यंत संकुचनशील, यही है, संकुचनशील पेशियों से बना हुआ भाग होता है, जहां पर अपशिष्ट पदार्थ क्या रहता है, एकत्र रहता है। तो ये इतनी चीज हो गई बड़ी आंत के बारे में। अब आपको एकदम विधिवत तरीके से सारी बातें क्लियर हो रही होंगी यहाँ पे। अब आप इसको ध्यान दीजिए और इस पूरी संरचना का हम लास्ट टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और आपका भी ये खत्म हो जाता है यहाँ से। इस तरीके से आहार नाल की संरचना था, ये जान लीजिएगा। जब आपको पूरा टॉपिक बताए हैं, आहार नाल की संरचना का पूरा टॉपिक आपको हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट पार्ट यहाँ पे जो था वो है एनस या गुदा। छोटी बड़ी आंत के बाद ये लिखिएगा आपको एनस या गुदा, तो आप इसको आप यही है देख लीजिएगा। यह आहार नाल का क्या होता है, सबसे अंतिम भाग होता है, एकदम अंतिम भाग। प्रारंभिक भाग कौन सा था, मुख गुहा। तो यहाँ पे आप बताओगे कि यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है और जिसके द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर किया जाता है। बस यह आहार नाल का सबसे अंतिम भाग होता है, जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ होता है, शरीर से बाहर या निष्कासित किया जाता है। बस तो इस तरीके से हमने आपको पूरा जान लीजिएगा मनुष्य के आहार नाल की
पूरा बता दिया। एक बात हम आपको ओरली बता देते हैं, पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। मैंने मनुष्य की आहार नाल की संरचना में सबसे पहले आपको मुख गुहा बताया। मुख गुहा में मैंने दांत के बारे में बताया, फिर जीभ के बारे में बताया, फिर लार के बारे में बताया, फिर ग्रास नली में आपको बताया है, और फिर उसके बाद आमाशय के बारे में, फिर छोटी आंत के बारे में, फिर बड़ी आंत के बारे में मैंने आपको बता दिया। इतनी चीजों के बारे में मैंने आपको फिर आज यहाँ पे एनस या गुदा बता दिया। और ये अगर आप बायोलॉजी का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये आज आपका चौथा पार्ट था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें एकदम समझ में आएंगी। ये आपके लिए जान लीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम यहीं पे आपको रोकते हैं। अब आगे आपको अब जो आने वाली चीजें हैं वो आगे आपको बताई जाएंगी, वो आपको कल के लेक्चर्स में मिलेंगी। तो और मैं इस चीज आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी में लिखिए और इसकी नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।